Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In my previous lecture we have talked about the various laws of thermodynamics, the concept of entropy, the basics of refrigeration as well as the basics of Rankine cycle. So, today I am continuing my lecture regarding refrigeration processes. So, if we talk about the reverse Carnot cycle, see the reverse Carnot cycle is a basic cycle used for the refrigerator as well as for the heat pump yes. So, if you are talking about the Carnot cycle, that was a basic cycle used for the heat engine, and if you are talking about the refrigerator, if you are talking about the heat pump, that means the cycle on which the refrigerator as well as the heat pump work, that is known as the reverse Carnot cycle. अगर हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो रिवर्स कार्नोट साइकिल को 100% अचीव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बेसिकली कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल, सारे प्रोसेस बेसिकली इसमें रिवर्सिबल होते हैं, यानी सारे प्रोसेस में किसी भी तरीके से इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। तो लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो हम लोग ये कहेंगे कि बेसिकली पूरी तरीके से रिवर्स कार्नोट साइकिल को अचीव नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल साइकिल है जो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रेफ्रिजरेटर के केस में और हीट पंप के केस में कैसे ये दोनों रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्क करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें टीएस डायग्राम के बारे में, तो ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम, टीएस डायग्राम है टेम्परेचर और एंट्रोपी। ये दोनों डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिवर्स कार्नोट साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड में किस तरीके से प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज होता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है रेफ्रिजरेटर के केस में। अगर हीट पंप के बारे में बात करें तो उस केस में भी हम लोग लगभग यही साइकिल देखेंगे, लेकिन हीट पंप के बारे में अगर हम लोग देखें तो वहाँ बेसिकली जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट होगा, और रेफ्रिजरेटर के केस में जो हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो बेसिकली कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हीट एक्सट्रैक्शन जो होता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन पहले भी किया। वो हीट एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग इस रिवर्स कार्नोट साइकिल में करेंगे। दो बेसिकली डायग्राम है यहाँ पे, एक प्रेशर वॉल्यूम जो बताता है हमें प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होगा, कैसे चारों प्रोसेसेस में, और ये डायग्राम ये बताता है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी किस तरीके से चेंज होंगी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। अब हम लोगों ने इसके पहले डिस्कशन किया था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल को अचीव नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली वहाँ पे दो प्रोसेस हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेस हैं आइसोथर्मल के और दो प्रोसेस हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के। हम लोग ये कहेंगे कि ये जो पूरी साइकिल है रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल साइकिल है। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि साइकिल इज सेट टू बी रिवर्सिबल ओनली इफ ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व in that cycle are reversible in nature. That means ये साइकिल रिवर्सिबल तभी कहलाएगी जब इसमें सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। इफ़ एनी ऑफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, उस केस में ये पूरी साइकिल इरिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन रिवर्स कार्नोट साइकिल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। दैट मीन्स जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें, इनको रिवर्सिबल होना चाहिए। चार प्रोसेस हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों प्रोसेस में चारों को हम रिवर्सिबल कंसिडर करके चलेंगे। अब इसको अचीव करना मुश्किल क्यों होता है?
इसको अचीव करना मुश्किल क्यों होता है, इसको इसके बारे में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले भी देखा कि बेसिकली इसको अचीव करना मुश्किल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो बेसिक प्रोसेस हैं। एक तो दो प्रोसेस आइसोथर्मल के हैं और दो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक के हैं, यानी एडियाबैटिक के। अगर हम लोग बात करें कि ये कोई सिस्टम है, ये पिस्टन है और ये हमारा, पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की हम लोग बात करना है। एडियाबैटिक का प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये हमारी बाउंड्री, ये पिस्टन है और ये वर्क हम लोग किस पे कर रहे हैं। एडियाबैटिक के प्रोसेस के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है, ना ही हीट सिस्टम के बाहर जा सकती है और ना ही हीट सिस्टम के अंदर आ सकती है सराउंडिंग से, यानी हीट ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के थ्रू नहीं होता है। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है, चेंज इन एंट्रोपी हमारी 0 होती है। लेकिन होता क्या है, अगर प्रैक्टिकलिटी में, अगर हम लोग प्रैक्टिकल में बात करें तो इस एडियाबैटिक को प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा अरेंजमेंट लगाना है कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके, सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। अगर पिस्टन का मोशन ऐसे हो कि यहाँ जो वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्क का कन्वर्जन जो हीट में हो भी रहा है अगर यहाँ पे, तो उस केस में जो भी हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे वो बाहर निकल के ना जाए, बाहर निकल के ये यहाँ से यहाँ ना जाए, तभी वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, जब यहाँ से किसी भी अमाउंट ऑफ हीट बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा। ये हमारी जो वॉल है, ये हमारी जो वॉल है, ये बेसिकली एडियाबैटिक वॉल होनी चाहिए। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का हीट इससे थ्रू बाहर होकर के ना जाए, पूरी तरीके से रेजिस्टेंस हो हीट का इसके लिए कि हीट बाहर ना जा पाए और बाहर की हीट अंदर भी ना पाए, ताकि ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सके या आइसेंट्रोपिक हो सके या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हो सके। तो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि ये प्रोसेस जो मोशन हो रहा है पिस्टन का, एक ऐसे सिस्टम में हो रहा है कि जहाँ से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग से नहीं हो पा रहा है, और ये प्रोसेस हम लोग ये कहेंगे दिस इज प्योर एडियाबैटिक प्रोसेस। जब डी क्यू की वैल्यू इस केस में 0 होगी, और डी क्यू कब 0 होगा, जब ये परफेक्टली इंसुलेटेड होगी, परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल ये होगी। लेकिन एग्जिस्टेंस 100% एडियाबैटिक वॉल का कभी नहीं हो सकता। इसीलिए होता क्या है, यहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि थोड़ी से अमाउंट ऑफ हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसकी वजह से इस पूरी साइकिल को अचीव नहीं किया जा सकता है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव नहीं किया जा सकता है। प्रॉब्लम होती है या इम्पॉसिबल होता है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, होता क्या है कि इस प्रोसेस को, जो पिस्टन का मोशन है या कोई जो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस जो हो रहा है, उसको हम काफ़ी तेज़ी से कराते हैं, यानी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। उस स्पीड से होता क्या है कि हीट को समय नहीं मिलता है बाहर जाने के लिए। अगर समय कम होगा तो हीट को पूरा समय नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए, उतनी देर में प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वॉल हमारी पूरी तरीके से एडियाबैटिक नहीं है तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे प्रोसेस को जल्दी करवाते हैं। जल्दी प्रोसेस करवाने से क्या होता है, फास्ट प्रोसेस में क्या होता है कि हीट को समय नहीं मिल पाता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को टाइम नहीं मिल पाता है जिससे वो बाहर जा पाए या अंदर आ पाए। तो होगा क्या, ये प्रोसेस हायर डिग्री में एडियाबैटिक हो जाता है। लेकिन अब कितना तेज हम करवा सकते हैं, कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जितने ज़्यादा स्पीड हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल मैनर में होगा, एडियाबैटिक होगा, लेकिन उसकी स्पीड हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि जो दो प्रोसेस आइडियाबैटिक के हैं ये परफेक्टली आइडियाबैटिक कभी नहीं हो सकते हैं प्रैक्टिकलिटी में। इसीलिए इस साइकिल में जो दो प्रोसेस हैं उसको हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, दूसरा प्रोसेस लेके चलते हैं। बाकी के जो दोनों प्रोसेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए होता क्या है, आइसेंट्रोपिक के बारे में डिस्कशन किया। आइसोथर्मल में क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर को रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना है, यानी
प्रोसेस में चेंजेस इस तरीके से हों कि अंदर का गैसेस का या वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हीट में हो रहा है तो वो हीट में चेंजेस कुछ ऐसे होने चाहिए कि वो अंदर का टेम्परेचर ना बढ़ा पाए, क्योंकि अगर वो हीट जो है अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देगी तो उस केस में क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को हमें बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर को घटाना नहीं है, टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना है। यानी अगर जो हीट जनरेट हो रही है उस हीट को हमको बाहर निकालना जरूरी है, वरना वो हीट जो है अंदर एक्यूमुलेट होकर के उसका टेम्परेचर, गैसेस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे और वो प्रोसेस आइसोथर्मल मेंटेन नहीं हो पाएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करते हैं, पहला प्रोसीजर ये है कि वॉल को प्योर कंडक्टिंग कर दीजिए आप, ठीक है, डाइथर्मिक वॉल कर दीजिए इसको। कंडक्टिंग का मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना हो हीट के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्यों, 100% एफिशिएंसी की ये वॉल कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसीलिए यहाँ पर जो रिवर्सिबिलिटी है वो 100% मेंटेन नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इस प्रोसेस को स्लो किया जाए, इस प्रोसेस को स्लो किया जाए, यानी धीमे धीमे किया जाए, उसको पूरा समय मिले, जिससे कि जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है वो बाहर निकल जाए, वो उसको पूरा समय मिलेगा, कितना, जिससे कि जो हीट है वो पूरी तरीके से सराउंडिंग के थ्रू बाहर निकल जाए। जब मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट जो जनरेट होगी वो निकल जाएगी तो हायर डिग्री में ये प्रोसेस आइसोथर्मैलिटी में मेंटेन रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना स्लो प्रोसेस किया जाए, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, स्लो का मीन्स ज़ीरो। उस केस में हम लोग कहेंगे कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के केस में रिवर्सिबिलिटी को 100% अचीव नहीं किया जा सकता है, इसलिए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल को प्रैक्टिकल में 100% हम लोग अचीव नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको एज्यूम करके चलते हैं, उसको हम लोग मान के चलते हैं। अब हम लोग प्रोसेस के बारे में देखें। ये बेसिकली पीवी डायग्राम है एंड दिस इज योर टीएस डायग्राम। इन दिस प्रोसेस 1 to P, L to P, this is basically the expansion process in which the pressure decreases and volume increases. This is the process regarding रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेंट की हम लोग बात क्यों करें, क्योंकि रिवर्स कार्नोट साइकिल है और रिवर्स कार्नोट साइकिल में हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, द एक्सपेंशन टेक प्लेस इन बिटवीन दिस प्रोसेस 1 to L to P. This is expansion in which the pressure decreases and the volume increases. यहाँ पे देखें, this is the process in which the temperature decreases and entropy remain constant. That means the expansion process take place in such a way that the temperature decreases, volume increases and entropy remain constant. That means no heat interaction between the system and surrounding is there. That means the process is isentropic process or reversible adiabatic process. यानी ये एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, दूसरा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तीसरा एक्सपेंशन प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है किसका, रेफ्रिजरेंट का, किसके बीच में, इसके L और P के बीच में। टेम्परेचर कम हो रहा है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। P से N के बीच में अगर हम लोग बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस बिटवीन P एंड N, देन वी सी दैट इन P to N the pressure decreases with the increase in volume. The pressure decreases with the increase in volume, that means the kind of expansion take place. Expansion is the process in which the pressure decreases. So, we can say the expansion of the refrigerant take place between P and N. यहाँ पे देखते हैं P और N में, this is the process in which the temperature remain constant and entropy increases regarding किस केस में, रेफ्रिजरेंट के केस में। सराउंडिंग के लिए नहीं, हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करें, वर्किंग फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर
P और N के बीच में एक्सपेंशन प्रोसेस है ये, जहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर रही है। अब एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर रही है तो दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हीट एडिशन हो रहा है किसमें, रेफ्रिजरेंट में। द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द रेफ्रिजरेंट or working fluid, or in another word the heat is absorbed from the space, from the surrounding, from the space required for cooling, और एब्जॉर्ब किस में हो रहा है, रेफ्रिजरेंट में। कहाँ से हो रहा है, स्पेस से हो रहा है। जहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, जहाँ से हीट निकल रही है वो स्पेस हमारा ठंडा हो जा रहा है। यानी जहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है रेफ्रिजरेंट में, वो खुद तो एडिशन हो रहा है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में, लेकिन जहाँ से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो स्पेस हमारा ठंडा हो जा रहा है, उसका टेम्परेचर हमारा वो वहाँ से हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बेसिकली कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के बारे में केस बात करें तो यहाँ पर बेसिकली P से N तक के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, लेकिन हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। जहाँ से हीट का एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। दैट मीन्स ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, यही आपका कूलिंग इफेक्ट है और यहीं पे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस इन विच द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग एंड द प्रोसेस इज नेम्ड एज द रिवर्सिबल isothermal expansion. The reversible isothermal process in which the expansion take place at constant temperature. तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तीसरा प्रोसेस देखते हैं, N से M के लिए अगर हम लोग बात करें, N से M के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दिस प्रोसेस प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम decreases. That means the kind of compression take place. That means this is the process in which the compression of the refrigerant or the compression of working fluid take place, and if the compression or the working fluid take place, the process is said to be compression. यहाँ पे देखें, entropy remain constant, temperature increases, entropy remain constant, temperature increases. That means नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज देयर। ये एक ऐसा कंप्रेशन है जहाँ पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हीट का इंट्रैक्शन सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है। डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट, नो हीट इंट्रैक्शन टेक प्लेस। दैट मीन्स द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक। तो पूरा प्रोसेस का नाम क्या होगा, दिस इज रिवर्सिबल adiabatic compression or isentropic compression, because the kind of compression take place in which the pressure increases, volume decreases, and the kind of isentropic process take place because the entropy during the process remain constant, or there is no heat interaction between the system and surrounding take place. इस तरीके से ये जो process है हमारा, this is basically isentropic compression. यहाँ पर आ गया M से L, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, M से L की बात करते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस, दिस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस। दैट मीन्स द काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस। ये भी एक तरह का कंप्रेशन है, यहाँ पर भी कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन ये कंप्रेशन एडियाबैटिक था और ये कंप्रेशन कैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और हीट एंट्रोपी जो है डिक्रीज कर रही है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस। दैट मीन्स अगर एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, हीट उसमें से रिजेक्ट हो रही है, इसमें से हीट निकल रही है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के खुद के अंदर से हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट रेफ्रिजरेंट से बाहर निकल रही है। दैट मीन्स इस प्रोसेस में द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द वर्किंग फ्लूइड और एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. So this process is known as isothermal, in which the heat rejection take place. और यहाँ पे the isothermal, this is basically compression. So हम लोग कहेंगे this is basically isothermal compression.
this is basically isentropic compression, this is basically isothermal expansion और ये क्या है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रोसेस हैं यहाँ पे, 2 कंप्रेशन के, 2 एक्सपेंशन के, 2 आइसेंट्रोपिक हैं, 2 आइसोथर्मल हैं। एक में हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और एक में हीट का रिजेक्शन हो रहा है। चारों प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल नेचर में हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस हैं और पूरी साइकिल हमारी रिवर्सिबल साइकिल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जिसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। तो अगर हम लोग पीवी डायग्राम की बात करें और टीएस डायग्राम की बात करें रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होता है रेफ्रिजरेंट के केस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें और हीट पंप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो वर्किंग फ्लूइड होगा हमारा एज ए रेफ्रिजरेंट होगा। तो ये साइकिल हमारी जो पीवी डायग्राम है वो बेसिकली ये बता रहा है कि किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसमें प्रेशर और वॉल्यूम किसमें चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है रेफ्रिजरेंट में जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। और टीएस डायग्राम हमें बेसिकली ये बता रहा है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी बेसिकली किस तरीके से चेंज हो रहे हैं जब वो प्रोसेस हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोसेस के बारे में बात करें, 1 L से P के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम। और यहाँ पे हम लोग देखें कि L से P के बीच में दिस इज द प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। दैट मीन्स किसी भी तरीके का हीट इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा हमारा, दिस प्रोसेस नोन एज isentropic expansion process. The expansion, the kind of expansion take place because the pressure decreases with the increase in volume along with the constant value of entropy. That means this process is isentropic, reversible, adiabatic process कह लें या expansion process हो रहा है यहाँ पे। तो उसको पूरा complete process का अगर हम लोग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे, this is isentropic expansion, reversible process है जिसमें pressure डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस P से N के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि P से N का जो प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस द प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पे द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन एंट्रोपी। यहाँ पे बेसिकली एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर रही है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal expansion, because the expansion is taking place with the decrease in pressure with the increase in volume. The kind of expansion take place in which the temperature remain constant. P से N की अगर हम लोग बात करें तो अगर temperature constant है, that means the kind of isothermal process take place. This is reversible isothermal process. अब एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दैट मीन्स बाहर से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पे हीट कंटेंट कम हो रहा है और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट के केस में जो हीट है वो बढ़ रही है, यानी हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और द काइंड ऑफ कूलिंग इफेक्ट, यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द कूलिंग। जो हमारी हीट है ये, अगर हम लोग Q2 कहें, तो ये जो हमारी Q2 अमाउंट ऑफ हीट है, this is the amount of heat which is extracted from the space required for cooling। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हीट का एडिशन हो रहा है, तो रेफ्रिजरेशन कैसे हो रहा है, तो रेफ्रिजरेशन ऐसे हो रहा है कि रेफ्रिजरेंट के खुद में तो हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन जहाँ से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहाँ बेसिकली हीट का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हीट वहाँ पे कम हो रही है, वहाँ पे हीट कम का होना, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और खुद इसमें हीट का एडिशन होगा रेफ्रिजरेंट के केस में या वर्किंग फ्लूइड के केस में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी बेसिकली बढ़ेगी और ये जो स्पेस है ये बेसिकली ये कहलाएगी हमारी कूलिंग स्पेस, या जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई दिस मस्ट बी इक्वल टू द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एन और एम की बात करें, सो दिस इज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स द काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस। दिस इज द प्रोसेस इन विच द वर्किंग फ्लूइड pressure increases with the decrease in volume.
यहाँ पे क्या अगर बात करें तो n से m के लिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह का हीट का इंटरेक्शन सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है। द काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या हम लोग कहें दिस इज कंप्रेशन, दिस इज बेसिकली कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा हुआ हमारा, दिस इज बेसिकली आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट का इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। M से L के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। M से L के लिए बात करें तो यहाँ पर देखेंगे द प्रेशर इंक्रीजेस एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट मीन्स द काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस, दैट मीन्स हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर द काइंड ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस। और यहाँ से यहाँ बात करें तो द काइंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेक प्लेस इन विच द हीट रिजेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंट्रोपी यहाँ से यहाँ घट रही है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, वॉल्यूम हमारा घट रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है इन विच द एंट्रोपी डिक्रीजेस। प्रोसेस का नाम क्या हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन विद द चेंज इन एंट्रोपी। अब चेंज इन एंट्रोपी हो कैसे रहा है, बेसिकली यहाँ पे एंट्रोपी का घटना हो रहा है, या एंट्रोपी घट रही है हमारी। यहाँ पर क्या हो रहा था, एंट्रोपी हमारी बढ़ रही थी और यहाँ पे एंट्रोपी हमारी घट रही है। एंट्रोपी घटने का मतलब क्या है, द काइंड ऑफ हीट रिजेक्शन टेक प्लेस, वर्किंग फ्लूइड से हीट बाहर निकल रही है, वर्किंग फ्लूइड से हीट का बाहर निकलना, दैट मीन्स द काइंड ऑफ रिजेक्शन टेक प्लेस। अगर वो अमाउंट हीट को हम लोग Q1 लेके चले, दैट मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। अगर हम लोग बात करें कि TS डायग्राम के एरिया के बारे में, तो हम लोग को पता है TS डायग्राम का एरिया हीट को रिप्रेजेंट करेगा और PV डायग्राम का एरिया बेसिकली वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस, ये जो साइकिल हमारी रिवर्सिबल है, सारे प्रोसेस जो इन्वॉल्व होंगे इसमें वो सारे प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर चेंज इन एंट्रोपी हमारी DS है, तो अगर इसका एरिया हम लोग निकालें तो वो बेसिकली वहाँ पे जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो हीट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग एब्जॉर्ब हीट की वैल्यू निकालें तो वो Q2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें एरिया के फॉर्म में तो हम लोग इस एरिया को निकालेंगे। अगर हम लोग Q1 की वैल्यू निकालें एरिया के फॉर्म में तो हम लोग ये पूरा एरिया हम लोग लेके चलेंगे, ये पूरा एरिया हम लोग लेके चलेंगे। इस तरीके से हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म्स में हम लोग निकाल सकते हैं और इसके बारे में एनालिसिस आगे कर सकते हैं। अगर एरिया के टर्म्स में बात करें तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है P, Q, S एंड P, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, यानी Q2 की वैल्यू हो जाएगी दिस डिस्टेंस T2 इंटू DS। Q1 के बारे में बात करें तो ये हमारा ये जो एरिया है ये पूरा Q1 की वैल्यू कहलाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू T1, ये पूरी डिस्टेंस T1 इंटू DS, T1 इंटू DS और Q2 की वैल्यू T2 इंटू DS। इस तरीके से हम लोग हीट की वैल्यू टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म्स में निकाल सकते हैं। इसके बारे में जो और भी डिस्कशन है वो हम लोग आगे की क्लास में करेंगे, एनालिसिस पूरी COP की वैल्यू निकालेंगे आगे की क्लासेस में। ओके, धन्यवाद।